नमस्कार सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मनोविज्ञान, जो कि हमारा सेकंड पेपर है। इसका पहले यूनिट का हम देखेंगे मनोविज्ञान अर्थ, परिभाषा और संक्षिप्त इतिहास। सिर्फ अर्थ और परिभाषा देखेंगे, क्योंकि इतिहास, संक्षिप्त इतिहास भले लिखा है बल्कि इतिहास बहुत बड़ा है, तो हम इतिहास को अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। मतलब मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। शब्द से ही पता चलता है मन का विज्ञान, बट जरूरी नहीं कि मन का ही विज्ञान हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम क्रम वाइज देखते हैं। तो जो ये मनोविज्ञान है, ये पहले दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का भाग था, क्योंकि फिलॉसफी में यानी दर्शन में से अपना योग दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, इन सब में मन की बात कही जाती है। तो जो मनोविज्ञान था, साइकोलॉजी थी, ये फिलॉसफी का ही भाग माना जाता है। लेकिन 1879 में विलियम वुंड ने एक पहली मनोविज्ञान साइकोलॉजी की शाखा खोल के उसको साइकोलॉजी को फिलॉसफी से यानी दर्शन शास्त्र से उन्होंने अलग कर दिया। यानी अब मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों अलग अलग हैं। तो मनोविज्ञान अब अलग हो गया। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम प्राणी के यानी व्यक्तियों के, उनके व्यवहार का, उनकी मानसिक प्रक्रियाओं का यानी कैसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग का, उनकी प्रोसेस का, उनका तार्किक शक्ति कैसी है, उसका हम अध्ययन करते हैं। या फिर हमेशा कहा जाए कि मनोविज्ञान एक ऐसा क्रमबद्ध रूप से सिस्टमेटिक, दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से ऑब्जर्व किए गए बिहेवियर का अध्ययन करता है, मतलब प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है, तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं, जैसे जो प्राणी के भीतर जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैसे चिंतन हो गया, उसकी थिंकिंग हो गई, उसके इमोशंस हो गए, तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। यानी वो व्यक्ति अपने आसपास कैसे समायोजन कर रहा है, हर परिस्थिति में उसका रिएक्शन क्या होता है, उनका समायोजन क्या होता है, तो उन सबका जो अध्ययन किया जाता है वही मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसमें हम मनोविज्ञान में इसको मनोविज्ञान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे विज्ञान भी कहा जाता है। और हम व्यवहार में मानव का व्यवहार तथा पशु का व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होता है, क्योंकि दोनों के अंदर ही मानसिक प्रक्रियाएं जैसे चिंतन, भाव, संवेग, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब हम अगर शाब्दिक रूप से देखें तो मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान मन प्लस विज्ञान से बना है। तो मन का अध्ययन करने के विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। फिर आ जाता है कि जो मनोविज्ञान है वो साइकोलॉजी शब्द से बना हुआ है। साइकोलॉजी जो कि ग्रीक भाषा के साइके और लोगस से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर साइके का अर्थ आत्मा से, लोगस का अर्थ होता है विवेचना करना, यानी आत्मा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। फिर जैसे इसके अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इसके शाब्दिक अर्थ भी चेंज होते गए। जैसे 17वीं शताब्दी के जो दार्शनिक थे, लिबिनिज, लॉक, इन्होंने साइके शब्द का अर्थ मन से लिया। तो उनका मानना था कि मन का अध्ययन करने के विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको आत्मा तथा मन दोनों के रूप में भी मानते थे। और फिर कुछ बाद में ऐसे भी आए जो इन्होंने आत्मा और मन इन दोनों को हटा दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम इन दोनों को देख नहीं सकते, तो हम इनका अध्ययन कैसे करेंगे। अब धीरे धीरे जैसे कि बहुत पुराने समय में मनोविज्ञान को हम आत्मा का अध्ययन करने का जो प्रक्रिया थी, जो आत्मा का अध्ययन करने का विज्ञान था, हम उसको मनोविज्ञान कहते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने, वैज्ञानिकों ने उसे मन के अध्ययन के विज्ञान को मनोविज्ञान बता दिया। फिर जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो उसको व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। कुछ लोग बुद्धि के अध्ययन को भी हम मनोविज्ञान के रूप में मानते हैं। फिर जैसे कुछ वैज्ञानिक आए, जैसे कि विलियम वुंड और उनके से टिचेनर, इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना की अनुभूति बताई, यानी जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसकी अनुभूति को इन्होंने, उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको इन्होंने मनोविज्ञान के रूप में दिया। इस रूप में उन्होंने परिभाषित किया। लेकिन जो वैज्ञानिक है उन्होंने उसको भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला कि इससे कुछ खास समझने में मदद नहीं मिलती है। तथा जो आज के वैज्ञानिक हैं वो सिर्फ मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में देखते हैं और उसी के आधार पर
वो उसको परिभाषित भी करते हैं, यानी उसको स्टडी ऑफ बिहेवियर को विज्ञान, मनोविज्ञान माना जाता है। अभी हमने इसका देखा कि मनोविज्ञान है क्या, मतलब शाब्दिक अर्थ देखा, मन का विज्ञान, मन के अध्ययन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं, या फिर आत्मा के अध्ययन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। और आधुनिक समय में हम व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। ये उसका शाब्दिक अर्थ था, यानी मनोविज्ञान होता क्या है। अब हम उसकी परिभाषाएं देखते हैं। जैसे पहले थे एक सेंट्रोक, इनके अनुसार इन्होंने 2000 में परिभाषा दी, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी इनके अनुसार हम मनोविज्ञान में व्यवहार यानी बिहेवियर और उसके मानसिक प्रक्रिया, उसकी मेंटल प्रोसेस, वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उस सब का जो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। फिर बोरोन के अनुसार इनका कहना था कि मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। फिर एक सिस, रैली तथा मेयर, इनके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान और मेंटल प्रोसेस सेम, जैसे कि सेंट्रोक ने बोला था। फिर मार्शल का कहना है कि व्यक्ति के धनात्मक व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। एक ये परिभाषा, एक ही वाली परिभाषा, एक ये परिभाषा, ये सब इजी है, इसको याद किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं कैसे बदली। जो मनोविज्ञान की परिभाषा है वो धीरे धीरे चेंज होती गई। पहले थी आत्मा का विज्ञान, यानी जो जब मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ तो उस समय प्लेटो, अरस्तु, ये जो भी ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने इसे आत्मा के अध्ययन के विज्ञान को मानते थे। तो उन्होंने आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। लेकिन उनकी जो परिभाषाएं थी वो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं मानी जाती थी, क्योंकि ना तो आत्मा को देखा जा सकता था, ना ही उसे मापा जा सकता था। फिर आया मन का विज्ञान। फिर जैसे मैंने पहले बताया था 17वीं शताब्दी में लिबिनेज और जॉन लॉक जैसे जो दार्शनिक थे, उन्होंने साइके का अर्थ मन से जोड़ा। तो उस समय उन्होंने जो मन का अध्ययन करने का विज्ञान था उसको उन्होंने मनोविज्ञान के रूप में देखा। लेकिन जो मन था वो भी एक अदृश्य और अमूर्त अवधारणा थी, मतलब ना तो मन को देखा जा सकता था, ना तो उसकी स्थिति थी शरीर में कहीं। तो उसके लिए इस कारण इसका जो परिभाषा थी वो भी वैज्ञानिक रूप से सही नहीं थी। फिर आया चेतना का विज्ञान, जिसको विलियम वुंड ने दिया, वो जिसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो उन्होंने इसके मनोविज्ञान को चेतना के अध्ययन के रूप में जोड़ा। उन्होंने बोला कि चेतन अनुभव, यानी जैसे हम इंट्रोस्पेक्शन, जैसे जिस विधि से हम व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को, इन सभी को देखता है, वो अपने आप को अनुभव कैसे करता है, उस सबको इन्होंने मनोविज्ञान से जोड़ा। फिर आते हैं व्यवहार का विज्ञान। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में जॉन बी वाटसन और कुछ और वैज्ञानिक थे, इन्होंने चेतना की जो अवधारणा थी उसको अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि चेतना को हम वैज्ञानिक रूप से जांच नहीं सकते और ना ही हम उसे देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बोला। और आज के समय में जो मनोविज्ञान की परिभाषाएं वो सब व्यवहार पे ही आधारित हैं। जैसे हमने ऊपर जो परिभाषाएं देखी, सारी सब व्यवहार पे ही आधारित हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान के रूप में माना जाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अब व्यवहार के रूप में क्यों माना, इसके भी दो कारण है। एक तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी व्यवहार को हम सीधे तौर पे देख सकते हैं, उसे माप सकते हैं। जैसे कोई कैसे चल रहा है, बोल रहा है, उसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हम उन सबको देखते हुए हम व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर दूसरा है वस्तुनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो हमारा मनोविज्ञान है, मतलब जो व्यवहार है वो हम देख सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, इसलिए हम इसको वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्ट के तरीके से भी हम इसे रखा गया कि ऑब्जेक्ट के तरीके से हम
उसका मापन कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इसको बस ये दो कारण हैं, ऑब्जर्व और ऑब्जेक्टिव। इन दोनों के कारण ही व्यवहार को ज़्यादा माना गया है। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है। वैसे सिलेबस में नहीं है बट फिर जान लेते हैं। इसके 3 लक्ष्य माने गए हैं। एक पहला है मापन एवं वर्णन, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। फिर तीसरा है व्याख्या एंड एक्सप्लेनेशन। तो फिर अब देखते हैं कार्य क्षेत्र। मनोविज्ञान को हम शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में योग, चिकित्सा, उद्योग, व्यापार, कई प्रकार के क्षेत्रों में, मतलब हर क्षेत्रों में हम मनोविज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मनोविज्ञान का इतिहास।